वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.3 नाइन्थ स्टैंडर्ड अलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रा में 1.3 सेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से, एक एक करके सभी को समझते हैं। वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कोई भी गिवन सेट होगा उसको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सपोज आपके पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास a है, ठीक है। अब बोला गया कि इसको वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लीजिए आप। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। यहां पर आपका लिख देंगे सेट a और इसमें जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए बाय वेन डायग्राम। बहुत इजी है, बस एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है, सपोज आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अगर बी के सभी एलिमेंट ए के भी एलिमेंट हो तो ऐसी कंडीशन में सेट बी जो होगा वो सबसेट कहलाता है सेट ए का। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज गिवन है a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और b इज इक्वल टू गिवन है 3 4। इस तरीके से गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा 3 4 यानी b का जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट a में है, तो इसको क्या बोलेंगे, b इज द सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि b के सभी एलिमेंट a के भी एलिमेंट हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, सेट b इज द सबसेट ऑफ a। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। b इज द सबसेट ऑफ a। इसको क्या पढ़ते हैं, b इज द सबसेट ऑफ a। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलिए थर्ड वन पे आते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट, जैसे सपोज आपके पास 4-5 सेट गिवन है या दो भी दिया जा सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। तो इतने सेट अगर गिवन हो उसमें से कोई एक सेट ऐसा हो जिसमें बाकी के सभी सेट रिप्रेजेंट किए जा सके, यानी कि जितने भी सेट हों सभी सेट के एलिमेंट किसी एक ही सेट में अगर पाए जाएं तो वो जो एक सेट होगा उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर पहला सेट मान लूं मैं कि चलिए ठीक है यूपी में रहने वाले सभी बंदों की संख्या, फिर दूसरा सेट हो जाए महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की संख्या, फिर तीसरा हो जाए मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों की संख्या। अब एक और सेट आपको दे दिया गया, बोला गया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों की संख्या। अब देखेंगे अगर कि जितने भी चीजें थी, इसके पहले सेट जो 3 मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, ये तीनों भी आएंगे किसमें, भारत में, क्योंकि भारत के अंदर ही तो ये सभी पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाएगा कि जो भारत का था सेट यानी डी, सेट डी, इन सभी का क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। एग्जांपल में समझिए, सपोज एक सेट ए है जो है 1 2 3, एक सेट बी है जो है 2 3 4 5, एक सेट यू है जिसमें है 1 2 3 4 5 6, ऐसा मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए के सभी एलिमेंट आपको यू में दिखेंगे, देख लीजिए 1 2 3 है। बी की बात करूं तो सेट बी के भी सभी एलिमेंट इसमें है। तो ये यू क्या होगा, सेट यू इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा। इन दोनों का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्यों, क्योंकि दोनों के एलिमेंट इस सेट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। किसी एक सेट में अगर सभी सेट के एलिमेंट पाए जाएं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यू से। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आई थिंक आपको यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज आपको समझा देता हूं, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है और कोई एक और सेट ले लीजिए, सेट ए मान लीजिए। सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे डेफिनेटली, तभी तो वो यूनिवर्सल सेट है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, a इज इक्वल टू सपोज करिए 1 2 3 गिवन है और u इज इक्वल टू, यानी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। अब आपसे अगर बोला जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a फाइंड करिए,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ध्यान दीजिएगा, ए के जो एलिमेंट इसमें है वो तो ठीक है, पूरे एलिमेंट के अलावा जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए में क्या क्या था, 1 2 3, तो ये तो ए में हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 और 5। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 और 5। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, b इज इक्वल टू सी डी ई एफ, c इज इक्वल टू बी डी एंड d इज इक्वल टू a। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ये बताना है इसमें से कौन से सही है और कौन से रॉन्ग है। अब देखिए फर्स्ट वन क्या है, देखिए c इज सबसेट ऑफ b। तो देखिए सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर c के सभी एलिमेंट b में हो तो उसको क्या बोलेंगे, c इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब देखिए इसमें c के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, b और d है। b के एलिमेंट क्या है, c d e f, मतलब ये दोनों एलिमेंट इसमें है नहीं है, क्योंकि d तो है बट b नहीं है, b नहीं है। देखो ध्यान से समझिए, फर्स्ट वन की बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट वन में क्या क्या आपसे पूछ रहा है, c और b। तो c इज इक्वल टू कितना है, c सेट c में कौन कौन से एलिमेंट है अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है, b एंड b। सेट b की अगर मैं बात करूं तो सेट b में क्या क्या है, c d e f। अब देखिए सबसेट तभी होगा जब इसके सभी एलिमेंट इसमें हों। देखिए d तो है बट b नहीं है, जब b नहीं है तो इसका सबसेट नहीं होगा। लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ c is not या are not in set b, therefore it is false। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सबसेट तो है ही नहीं, और क्वेश्चन में आपने क्या बोला था कि ये सबसेट है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड वन देखिए जरा, सेकेंड वन में क्या है, a और d यूज हुआ है। तो a देखिए क्या है, सेट a की अगर मैं बात करूं तो सेट a में है a b c d e। सेट d की बात करूं मैं तो d में क्या है, a एंड e, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर ये बोला जाता कि d इसका सबसेट है तो समझ में आता, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसमें है, बट a के सभी एलिमेंट d में नहीं है, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इट इज फॉल्स ना। या फिर पहले लिख दें, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a आर नॉट इन d therefore इट इज फॉल्स। ये क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। थर्ड वन ध्यान से देखिए, थर्ड वन में क्या है, d एंड b। तो d पहले लिख लेंगे फिर b लिख लेंगे, तो चलिए d इज इक्वल टू कितना है, d का क्या क्या है देख लीजिए, a एंड e। d में क्या है, a एंड e। और क्या चाहिए, b में क्या है देख लीजिए, c d e f, c d e f। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए b जो है वो सबसेट है b का। ये तभी होगा जब ये सभी एलिमेंट इसमें हो। क्या सभी एलिमेंट है, नहीं है, e तो है बट a नहीं है, a नहीं है तो इसका सबसेट नहीं है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट d आर नॉट इन b, therefore इट इज फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट थ्री जो है वो तीनों क्या है, फॉल्स है। चलिए फोर्थ वन देखते हैं क्या है। फोर्थ वन में देखिए क्या क्या यूज हुआ है, बी सेट और ए सेट। तो चलिए ए को लिखते हैं और डी को लिखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी ई,
ठीक है, ये आपका हो गया सेट ए। सेट डी कितना है वो देख लीजिए, ए और ई है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, डी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब डी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। क्या है, क्या ए ई दोनों हैं, तो क्या बोलेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ डी आर इन सेट ए therefore it is true, it is true। देख लीजिए क्यों ट्रू है, क्योंकि डी के दोनों एलिमेंट किस में पाए गए, ए में, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं, फोर्थ वन तक हो गया, फिफ्थ वन देखिए। फिफ्थ में क्या क्या है, बी और ए, तो चलिए बी और ए लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू, बी का कितना क्या क्या गिवन है, देखिए सी डी ई एफ। ए इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है, देख लीजिए, ए बी सी डी ई। अब अगर ध्यान से देखें तो बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एफ नहीं है, देख लीजिए, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए therefore it is false। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट ए में नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है, सी और ए। ठीक है, तो सी और ए के लिए देख लीजिए, सी क्या क्या है, बी एंड डी, बी डी। ए की वैल्यू क्या क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला, सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या सी ए का सबसेट है, बी डी सी के सभी एलिमेंट ए में हैं। सभी एलिमेंट अगर ए में है तो इसका मतलब ये ए का क्या है, सबसेट है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी आर इन ए therefore it is true, तो देखिए इस तरीके से होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसेट का मतलब यही होगा कि सपोज अगर बी ए का सबसेट है तो यानी बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज एन यूनिवर्सल सेट, मतलब 1 से लेके 20 तक के जितने नंबर्स हैं उनको यूनिवर्सल सेट के रूप में लेना है। देखिए हमने लिख भी दिया 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अप टू 20 तक, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए x के लिए क्या बोल रहा है, x में बता रहा है वो कि x क्या है, 7 से बड़ी नंबर है और 15 से छोटी नंबर, और क्या बिलोंग कहां कर रहा है, ये नेचुरल नंबर, मतलब 7 से बड़ी नंबर और 15 से छोटी जितनी भी नेचुरल नंबर है सब है x में। तो बड़ी नंबर 7 से 8 होगी, 9 10 11 12 13 एंड 14, ये क्या हो गया आपका 7 और 15 के बीच की सभी नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए y के लिए क्या बोला जा रहा है, y के लिए बोल रहा है कि y सच दैट y बिलोंग्स इन n, मतलब ये भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि ये प्राइम नंबर है, कहां से कहां तक, 1 to 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक के बीच की जितनी भी प्राइम नंबर है सबको आपको लिखना है। तो देखिए 2, क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 होगा, 3 5 7 11 13 17 19, देखिए यही सब नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट 1 से लेके 20 तक के बीच की प्राइम नंबर हैं। अब ध्यान से देखिए, जब वो वेन डायग्राम हम बनाते हैं उस कंडीशन में सबसे पहले इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या क्या है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन आपको दिखेगा 11 13, और कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो देखिए इसको मैंने कॉमन क्यों लिया वो भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बना लीजिए, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा था आपको कि पहले x लिखिए, ठीक है, x में जो कॉमन हो उनको इस साइड में लिख दीजिएगा। साइड में क्यों लिखवा रहा हूं बता रहा हूं अभी आपको, इसीलिए मैंने बोला कॉमन को पहले लिख लीजिए। अब देखिए बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उनको लिख लीजिए। बाकी नंबर क्या बच रहा है, 8 9 10 बच रहा है, तो 10 को लिख लीजिए,
11 लिखा गया, 12 और क्या बच रहा है 14। ठीक है, अब क्या करेंगे हम y को लिखेंगे। अब देखिए कॉमन लिखने से फायदा ये हुआ कि इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। देखिए इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब 11 13 ऑलरेडी इसमें हो चुका है, y में ऑलरेडी 11 एंड 13 आ चुका है। ठीक है, ये आपका सेट y है। अब 11 13 तो आपने लिख दिया, तो बचा क्या क्या है देखिए 2 3 5 7, 11 13 हो चुका है, 17 एंड 19। इस तरीके से होता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या था x है और ये आपका क्या है y। अब u यूनिवर्सल जो सेट था उसमें आप देखिए इनके अलावा भी कोई नंबर बच रहा है। आप क्या क्या इसमें मिल चुका, आपको 2 3 5 मिल चुका, 4 नहीं है तो पहले आप 4 लिख लीजिए। चलिए यहां पर कहीं भी आप लिख सकते हैं, 4 मैंने लिख दिया। 6 भी इसमें नहीं दिख रहा है तो 6 भी लिख लीजिए। ठीक है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 9 10 11 12 13 14, 15 नहीं दिख रहा है तो 15 लिख लीजिए, 16 नहीं दिख रहा है 16 लिख लीजिए, 18 नहीं दिख रहा है तो 18 लिख लीजिए और 20 भी लिख लीजिए। ठीक है, यही नंबर है। देख लीजिए 1 भी नहीं है इसमें तो 1 भी लिख लीजिए। अब एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सभी नंबर्स आ गए। तो ये होता है आपका वेन डायग्राम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक्स और वाई में जो कॉमन है उसको साइड में लिखिए, बाकी नंबर्स आप फिल करते जाइए। दोनों एक्स वाई के अलावा जो बचे नंबर यूनिवर्सल में उसको इसमें लिख दीजिए। इस तरीके से आपका होता है वेन डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 7 8 9 10 11 12 गिवन है। p इज इक्वल टू 1 3 7 10 गिवन है। आपसे बोल रहा है कि सो द सेट u p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ p भी चाहिए हमें। तो ध्यान से देखिए, पहले हम क्या बोलेंगे, पहले फाइंड कर लेते हैं। u क्या गिवन है हमें, देख लीजिए 1 2 3 4 नहीं है, 7 8 9 10 11 12 ये हमारा u। p की वैल्यू कितनी गिवन है 1 3 7 10। ये एलिमेंट किसके हैं, p के। आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ p भी बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p कितना होगा वो ध्यान दीजिएगा। ये एलिमेंट तो इसमें पाए जाएंगे, इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ p होता है। आपको बताया मैंने। तो देखिए 1 हो गया था, 2 3 है, इसमें 7 है, 8 9 10 भी है, तो 11 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको इसको किसमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो वेन डायग्राम देखिए बना देते हैं हम लोग। ये डायग्राम बना देते हैं, वेन डायग्राम। यहां कुछ इस तरीके से एक सेट और बना देंगे। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है। ये दूसरा वाला सेट कौन सा है, p। ठीक है, और जो सेट इसके अंदर बच रहे हैं वो क्या है, p डैश है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें यूनिवर्सल सेट में क्या p में पहले देख लीजिए क्या क्या है, उसको लिख देते हैं। 1 3 7 10 ये क्या हो गया, p के एलिमेंट देख लीजिए। अब p डैश के एलिमेंट लिख दीजिए इसमें 2 8, यहाँ पर कहीं 9 लिख दीजिए, कहीं 11 लिख दीजिए, कहीं 12। आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो u के तो सभी एलिमेंट हैं इसमें, देख सकते हैं आप, 2 8 9 11 12 सब है। और बात करें p डैश के भी एलिमेंट आपको मिल गए। ये किसका एलिमेंट है, p का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर p मैंने लिखा है 1 3 7 10, मतलब सभी कंडीशन इसमें यूज हो गई। तो ये होता है वेन डायग्राम। इस तरीके से पहले मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट बना दिया, उसके अंदर में पहले मैंने p लिख दिया, जो बचे हुए एलिमेंट है वो p डैश हो गए, और टोटल एलिमेंट किसका है, यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरीके से बनता है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव कर देते हैं। 2 में आपको क्या वेरीफाई करना है, p डैश का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ p डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे p डैश कितना है, p डैश इज इक्वल टू था 2 8 9 11 12। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा जितने u में होंगे सबको लिख लो। देखिए 1 इसमें नहीं था तो लिख लिया, 2 है, 3 7 ये दोनों भी लिख लीजिए, 9 इसमें है, 8 भी है, 10 नहीं है, बाकी 11 12 है तो 10 भी लिख लिया। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को सेम है कि नहीं, सेम है ना, इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर फ्रॉम, इसको इक्वेशन दे दीजिए, इसको इक्वेशन ए ले लीजिए, इसको इक्वेशन बी, फ्रॉम ए एंड बी p डैश का डैश इक्वल किसके हैं, p के।
इस तरीके से ही होता है, बहुत इजी है। आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a is equal to 1 3 2 7 then write any 3 सबसेट ऑफ a। सबसेट ऑफ a क्या होगा, जो भी हम सबसेट बनाएंगे उसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो कर लेते हैं, चलिए एक लिख देते हैं, b is equal to, इसमें 1 3 ले लीजिए, ठीक है। एक और सबसेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 7, सभी एलिमेंट है, देख लीजिए ये भी सबसेट होगा। एक और ले लीजिए d इज इक्वल टू लिख दीजिए 2 7, मतलब कुछ भी आप ऐसे एलिमेंट लीजिए जो इसमें होने चाहिए, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर b इज द सबसेट ऑफ a, देयरफॉर c इज द सबसेट ऑफ a, देयरफॉर d इज द सबसेट ऑफ a। इस तरीके से होता है, अपने मन से आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। सबसेट रिलेशन मतलब आपको पता होगा कि किसी एक के एलिमेंट दूसरे में पूरी तरीके से होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। P इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन इंडिया, जितने भी रेजिडेंट हैं पुणे में, सॉरी इंडिया नहीं पुणे, पुणे में, वो किसका सेट है, P का। M इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और पुणे, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा है, I इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंदौर, इंदौर बोल रहा है एक मध्य प्रदेश एक पुणे। आपको पता होगा इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखिए, B इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया की पूरी बात कर रहा है B। H इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन महाराष्ट्र। अब चलिए शुरू करते हैं, मैं P से ही शुरू कर देता हूं। P सबसेट होगा किसका, H का। क्यों होगा, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन पुणे, और पुणे किस में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो पुणे महाराष्ट्र का क्या होगा, सबसेट होगा। एक और बात याद रखिएगा कि पुणे इंडिया में भी पाया जाता है, तो ये क्या होगा, B का भी सबसेट होगा। समझ में आ रहा है, पुणे महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और पुणे इंडिया में भी पाया जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र इंडिया में पाया जाता है, तो B का भी ये सबसेट हो गया। अब M पर आते हैं। एन देखिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी का सबसेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा। तो मध्य प्रदेश यानी कि M इज द सबसेट ऑफ इंडिया, किस कौन था, B। देखिए ना, इंडिया कौन सा सेट है, B। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, इंदौर। मैंने बताया कि इंदौर कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के लिए क्या था, M था, तो M लिख दिया हमने सबसेट। एक और बात कि ये जो I है मतलब इंदौर, इंदौर इंडिया में भी पाया जाता है ना, तो इंडिया का भी तो ये सबसेट होगा, तो I इज द सबसेट ऑफ B भी लिख देंगे। आगे देखिए I तक हो गया, अब B पर आइए, B तो किसी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये पूरे भारत की बात कर रहा है। H देखिए, H इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन महाराष्ट्र, H जो होगा ये किसका सबसेट होगा, इंडिया का सबसेट होगा। इस तरीके से लिखते हैं। एक और बात, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट। इसमें यूनिवर्सल सेट किसको लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स B इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब यूनिवर्सल सेट कौन होगा, B। सेट B कैन बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो बहुत इजी था, आई होप कि आपको समझा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो, मतलब इनके लिए कौन सा नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट मतलब जिनमें ये तीनों आ जाए, तीनों सेट के नंबर उसमें होने चाहिए। तो चलिए पहले देख लीजिए, ये A के लिए क्या होगा, A इज इक्वल टू कितना है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या, 5 10 15 20 डैश, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए B सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होगा वो देख लीजिए, B इज इक्वल टू 7 का मल्टीपल 7 14 21 28 डैश डैश, मतलब 7 का टेबल पढ़ लीजिए। फिर देखिए क्या है, C सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12 के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, 12 12 2 24 12 3 36 48 डैश डैश डैश, इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखें, सेट ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं, चलिए 5 10 15 20 ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ये आपको पता होगा, यानी इसके लिए नेचुरल नंबर सेट ऑफ यूनिवर्सल हो सकता है, मतलब इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। और आगे देखिए क्या,
अगर 5, 10, 15, 20 की बात करूं तो ये किस में बिलोंग कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटीजर में भी है ना, इंटीजर का भी ये सबसेट होता है। उसके बाद ये होल नंबर का भी होता है, होल नंबर चूंकि 0 से स्टार्ट होता है। सिमिलरली ये भी दोनों उसी में आएंगे, यानी कि ये सभी सबसेट है। इस तरीके से लिख सकते, देखिए ए सबसेट है, ए सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। ए सबसेट है किसका, होल नंबर का। ए सबसेट है इंटीजर नंबर का, ठीक है। इसी तरीके से बी सबसेट है नेचुरल नंबर का, बी सबसेट है होल नंबर का, बी सबसेट है किसका, इंटीजर नंबर का। इसी तरीके से हम सी के लिए भी लिखेंगे, सी इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सी इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, सी इज द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। यानी कि ये तीनों सेट ए बी सी किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में भी, नेचुरल में भी और होल नंबर में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर ये तीनों इनके लिए यूनिवर्सल होंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या डायरेक्ट एन लिख देते हैं ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब एन, कॉमा डब्ल्यू एंड आई इंटीजर आर यूनिवर्सल सेट और ए बी एंड सी, ए बी एंड सी मतलब सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो इस तरीके से होता है। चलिए 6 का सेकेंड वन देखिएगा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। यानी इसमें देखिए क्या है, P 4 का मल्टीपल, 4, 8, 12, 16 डैश डैश डैश, यही तो होगा 4 का मल्टीपल। अरे 4 का टेबल। इसके लिए देखिए T के लिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर स्क्वायर नंबर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इवन स्क्वायर नंबर क्या, 4 के बाद फिर 16, ठीक है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 4 के बाद फिर 16 आप देखते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर 36 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये भी किस में बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर में भी, दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, जैसे इसको दिखाया था हमने, होल नंबर में बिलोंग करता है और इंटीजर नंबर में भी बिलोंग करता है। तो इसके लिए भी सेम वैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, P इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, P is subset of integer number, P is subset of whole number, and T is subset of natural number, T is subset of whole number, T is subset of integer number। ये लोग भी किसमें मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको होल नंबर में, नेचुरल नंबर में और इंटीजर नंबर में। तो इसमें क्या लिख देंगे, देयरफॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड integer number are universal set for set P and T, set P and T। तो इस तरीके से गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। यानी कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको यूनिवर्सल मान लीजिए आप। बी द स्टूडेंट हु स्कोर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, मतलब ए ऐसा सेट है जिसमें ऐसे स्टूडेंट को रखा गया है जो 50% या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं, इसमें मैथ्स में, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि द राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट वो होंगे जो सेट ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो। ध्यान से समझिए, जो सेट ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो वही होते हैं सेट ए के कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए 50% या उससे ऊपर वाले बच्चे तो सेट ए में आ गए, तो बच्चे कौन से, जो 50% से कम वाले बच्चे हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट who score less than 50%,
ठीक है, यही होगा आपका आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑलरेडी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद।